जैसे ही अस्वी को अपने ऊपर अध्यांश का स्पर्श महसूस हुआ, उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ वह फिल्म की तरह घूम गया। अस्वी ने सेकेंड में अध्यांश को धक्का दे दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा अब भी वैसा ही था। रोते रोते आंखें भी लाल हो गई थी। अध्यांश से दूर होते ही अस्वी ने उसके हाथ से अपना बैग ले लिया और जाने लगी। जैसे ही अस्वी जाने लगी, अध्यांश ने फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे अपनी ओर घुमाया। प्लीज जान, रुक जाओ। बोलते हुए अध्यांश की आवाज़ टूट रही थी। हालांकि वह पहले ही बहुत रो चुका था। अध्यांश के कहने पर भी अस्वी मानो रुकना ही नहीं चाहती थी। उसने अध्यांश से हाथ छुड़ाया और जाने लगी। बच्चे, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अभी मत जाओ, अभी तुम्हारा जाना सेफ नहीं है। इस बार अध्यांश ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन उसके सामने घुटनों पर गिर गया। उसकी बेबसी उसकी आवाज़ में सुनाई दे रही थी। लेकिन अस्वी ने ठान लिया अब वो नहीं रुकेगी। अध्यांश के बाद आर्जव, उदय, राघव अन्ना और नायडू अन्ना के मिन्नत के बाद, अध्यांश की इतनी मिन्नतों के बाद भी अस्वी नहीं रुकी तो आर्जव भी अवाक रह गया। प्लीज़ भाभी, अभी रुक जाइए, कल सुबह मैं आपको खुद छोड़ दूंगा जहां आप जाना चाहोगी, लेकिन प्लीज़ अभी मत जाओ। यह शिमला नहीं है, यह बेंगलोर है। यह शहर आपके लिए पूरी तरह से अनजान है। आपका अभी जाना सुरक्षित नहीं है भाभी। हाँ भाभी, प्लीज़ रुक जाइए। मैं और आर्जव कल सुबह होते ही आपको छोड़ने जाएंगे, लेकिन प्लीज़ आज रात रुक जाइए। उदय भी बोलते बोलते घुटनों के बल गिर पड़ा। यह देखकर आर्जव भी घुटनों के बल गिरकर बैठ गया। अस्वी आर्जव और उदय को इस तरह घुटने टेकते नहीं देख सकती थी। तभी वह अपना बैग छोड़कर उन दोनों के पास आ गई। आर्जव, उदय, तुम दोनों इस तरह हाथ नहीं जोड़ो। तुम दोनों में से किसी की गलती नहीं है, लेकिन प्लीज़ मुझे मत रोको। मैं तुम्हारे बॉस के घर में एक पल भी नहीं रह सकती। अस्वी उन दोनों के सामने बैठ गई और उनके जुड़े हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, आप घर पर मत रहो भाभी, ठीक है? हम सब आज रात यहीं बगीचे में एक साथ बैठेंगे, और वैसे भी पता नहीं कब हम आपके साथ ऐसे रह सकेंगे फिर से। आर्जव ने अपने आंसू पोंछते हुए अस्वी से रिक्वेस्ट की, हाँ भाभी, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे, लेकिन प्लीज़ अभी मत जाओ। उदय ने आर्जव के बात में हाँ मिलाते हुए कहा, और दोनों ने अस्वी की ओर देखा और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। बगल में खड़ा अध्यांश उन दोनों को ही देख रहा था। उसकी नज़र अस्वी पर भी थी। अध्यांश को भी ये जानने की जल्दी थी कि अब अस्वी क्या जवाब देगी। आर्जव और उदय की रिक्वेस्ट के बाद अस्वी को आखिरकार अपनी जिद छोड़नी पड़ी और सहमति में अपना सिर हिलाया। अस्वी को रुकने के लिए राजी होते देख आर्जव और उदय के चेहरे खिल उठे। नायडू अन्ना और राघव अन्ना भी हंसे। अध्यांश की चिंता भी दूर हो गई। नायडू अन्ना, घर में जो भी नाश्ता है उसे गार्डन में ले आइए, तब तक मैं और आर्जव फिल्म देखने की सारी तैयारी कर लेंगे। उदय ने तुरंत अस्वी का सामान उसके हाथ से ले लिया और रात का प्लान बनाया। ठीक है, चलो सारी तैयारी करते हैं। तब तक भाभी आप जाकर झूले पर बैठ जाओ, हम लोग अभी आते हैं। इतना कहकर आर्जव उदय के साथ चला गया। नायडू अन्ना और राघव अन्ना भी अन्य सारी तैयारियां करने के लिए घर के अंदर चले गए। सबके चले जाने के बाद केवल अस्वी और अध्यांश ही बचे थे। अध्यांश अभी भी एकटक अस्वी को देख रहा था, लेकिन अस्वी उसकी नज़रें सहन नहीं कर सकी और इसलिए वह वहाँ से गार्डन में चली गई। अध्यांश ने उसे जाते हुए देखा और उसे भी उदय और आर्जव का बनाया रात का प्लान पसंद आया। वह भी सबके साथ वहीं रहकर एंजॉय करना चाहता था, लेकिन अध्यांश ने यह सोचते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए, अगर मैं उन लोगों के प्लान में शामिल हो गया तो अस्वी मुझे फिर से देखकर दुखी होगी। इसलिए अध्यांश वहाँ न रुककर अपने कमरे में चला गया। हालांकि उसके रूम की बालकनी से पूरा गार्डन दिखाई देता था और बेंच बिल्कुल बालकनी के नीचे थी। अस्वी के चेहरे पर बमुश्किल मुस्कान आई थी, जिसे बरकरार रखते हुए अध्यांश वहाँ से अपने कमरे में चला गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अस्वी एक बार फिर उसकी वजह से दुखी हो। कुछ ही देर में नायडू अन्ना नाश्ते की प्लेटें लेकर आए। उनके बाद आर्जव और उदय आया। एक के हाथ में सफ़ेद स्क्रीन थी, जबकि दूसरे के हाथ में प्रोजेक्टर था। आर्जव ने घर की बाहरी दीवार पर पर्दा डाल दिया,
जबकि उदय ने प्रोजेक्टर को बेंच और दीवार के बीच सेट कर दिया। सब कुछ सेट हो गया तो तीनों अस्वी के पास जाकर बैठ गए। अध्यांश ने अजर्व को पहले ही बता दिया था कि अस्वी को कॉमेडी फिल्में पसंद है और इसलिए अजर्व ने पहले ही एक कॉमेडी मूवी डाल दी थी। फिल्म के हर कॉमेडी सीन पर अस्वी हंस रही थी। उसे देखकर एक पल के लिए भी नहीं लगता कि वह कुछ समय पहले बहुत दुखी थी। उसे इस तरह खिलखिलाते देख बाकी चारों भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कोई और भी था जिसके दिल को अस्वी की हंसी देखकर ठंडक पहुंची। हाँ, वह अध्यांश था जो अपनी बालकनी पर खड़ा होकर गार्डन में जो कुछ भी हो रहा था उसे देख रहा था। अस्वी को इस तरह मुस्कुराता देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं वादा करता हूँ कि आपकी ये मुस्कान हमेशा आपके चेहरे पर रहेगी जान। किसी को आपकी मासूमियत से खिलवाड़ नहीं करने दूंगा और ये अध्यांश सिंह राजवंश का वादा है। जैसे जैसे रात गहराती गई वैसे वैसे सभी की आंखों में नींद आती गई। रात भर प्रोजेक्टर चालू रहा लेकिन सब लोग सो गए, केवल अध्यांश जागता रहा। उसकी नज़र अस्वी पर टिकी थी। सुबह सूरज निकला, पक्षी चहचहाने लगे। जब सूर्य नारायण का प्रकाश पृथ्वी पर गर्मी बढ़ा रहा था तो एक एक करके सभी ने अपनी आंखें खोली। सबसे पहले अस्वी की आंख खुली, उसके बाद नायडू अन्ना और राघव अन्ना, बाद में अजर्व और उदय। उठते ही दोनों ने अस्वी को देखा और एक साथ बोले, गुड मॉर्निंग भाभी। अस्वी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग अजर्व, गुड मॉर्निंग उदय। अजर्व ने जाकर प्रोजेक्टर बंद कर दिया और पर्दे सहित उसे वहाँ से हटा दिया। अस्वी उसे ऐसे देख रही थी मानो कह रही हो, प्लीज़ अब मुझे यहाँ से जाने दो। अजर्व उसकी आंखों की रिक्वेस्ट को समझते हुए केवल इतना ही कह सका, भाभी आप फ्रेश हो जाइए, मैं 5 मिनट में आया। उसके बाद जहाँ आप कहेंगी मैं आपको वहीं छोड़ दूँगा। मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम जल्दी आओ। इतना कहकर अस्वी ने बगीचे में लगे पानी के पाइप से आ रहे पानी से चेहरा धो लिया और फिर अजर्व का इंतज़ार करने लगी। 5 मिनट पूरे होने से पहले ही अजर्व आ गया। उसने कार को पार्किंग से बाहर निकाला और अस्वी से उसका सामान वाला बैग लेकर डिक्की में रख दिया। तब तक अस्वी भी आकर कार में बैठ गई और कार में बैठने के बाद उसने घर पर एक नज़र डाली और आंखें बंद कर ली। उस वक्त उसकी आंखों से आंसू भी गिरे। उसकी नज़रें भी कहीं न कहीं इधर उधर देख रही थी। चाहे वह जितना भी कहे कि उसे अध्यांश से नफरत है, लेकिन उसका दिल उसके खिलाफ जा रहा था। अजर्व के कार में बैठने और उसके आंसू देखने से पहले अस्वी ने अपने आंसू पोंछे। सामान डिक्की में रखने के बाद अजर्व भी कार में आकर बैठ गया और कार को भगा दिया। अध्यांश वहीं अपने कमरे की बालकनी पर खड़ा होकर देख रहा था। उसने अस्वी की आंखों से गिरते आंसू भी देखे और उसकी आंखों में अपनी तलाश भी देखी, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सका क्योंकि वह अस्वी को समय देना चाहता था। अध्यांश दिल से चाहता था कि अब अस्वी खुद उसकी ओर कदम बढ़ाए, इस रिश्ते को दिल से स्वीकार करे। जब तक कार अस्वी हवेली से बाहर नहीं निकल गई, अस्वी पीछे के शीशे से घर को देखती रही। कहीं न कहीं उसे यह भी महसूस हो रहा था कि उसका कुछ न कुछ छूट रहा है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। इधर अध्यांश भी बस उसे जाते हुए देख रहा था, लेकिन इसकी हालत अस्वी से बहुत अलग थी। अस्वी को लगा कि उसका कुछ छूट रहा है, लेकिन अध्यांश को भरोसा था कि एक दिन उसकी अस्वी उसे माफ़ कर देगी और अधिकारपूर्वक इस घर में वापस आ जाएगी। अस्वी हवेली से निकलने के बाद अस्वी बिल्कुल शांत बैठी रही। अजर्व ने बहुत कोशिश की कुछ बात करे, लेकिन आज अस्वी चुप रही। अस्वी की दोस्त निवांशी का घर इंदिरा नगर के ग्लोरी रेजिडेंसी में था, जहाँ से लाइफ केयर हॉस्पिटल भी करीब था। यहाँ भी उसके लिए एक सरप्राइज था। अस्वी इस बात से बिल्कुल अनजान थी। 2 घंटे का सफ़र पूरा कर अस्वी और अजर्व निवांशी के घर पहुँचे। ग्लोरी रेजिडेंसी एक 30 मंजिला इमारत थी, जिसमें निवांशी का फ्लैट 29वीं मंजिल पर था। दूसरी ओर प्रतीक्षा आज एक बार फिर अपने बॉस अथर्व से मिलने जयनगर आई थी। अथर्व पहले से ही घर के हॉल में बैठा था। सामने नजरें झुकाए खड़ी थी प्रतीक्षा। क्या तुमको पता चला? प्रतीक्षा के बोलने का इंतजार करते करते अथर्व आखिरकार थक गया, तो उसने सामने आकर उससे पूछा, सर
कुछ खास पता नहीं चला है। उसके नाम के अलावा कोई जानकारी नहीं मिली है। मैंने अपने सारे सूत्र इस काम में लगा दिए हैं, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सारी जानकारी छुपा ली हो। प्रतीक्षा ने नजरें नीचे रखते हुए जवाब दिया। यह सुनकर अथर्व ने गुस्से में बगल में पड़ा शराब उठाकर जमीन पर फेंक दिया। सब बेकार है, किसी के पास थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है। तुम लोग एक साधारण सी लड़की की जानकारी सामने नहीं ला सकते। अथर्व उठ खड़ा हुआ। प्रतीक्षा उठ खड़ी हुई और उसे अपने बॉस का गुस्सा सहना पड़ा। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है। उसने चुपचाप अथर्व की बात सुनना ही सही समझा। इस ओर अश्वी ग्लोरी रेजिडेंसी पहुंची। अथर्व ने कार से उतरकर डिक्की से अश्वी का बैग निकाला और वह कुछ कहने के लिए अश्वी की ओर मुड़ा, इससे पहले कि वह अश्वी से कुछ कह पाता। अश्वी का फ़ोन बज उठा। अश्वी फ़ोन उठाने से पहले अथर्व की ओर देखी और उससे कहा, मेरे दोस्त का घर 29वीं मंजिल पर है, प्लीज़ तुम मेरा बैग वहाँ पहुँचा दोगे? तब तक मैं यह कॉल रिसीव कर लेती हूँ। कोई बात नहीं भाभी, आप आराम से आइए, मैं तब तक आपका सामान आपकी दोस्त के घर पहुँचा देता हूँ। इतना कहकर अथर्व रेजिडेंसी के अंदर चला गया और अश्वी ने कॉल रिसीव किया। अथर्व को ऊपर जाने के लिए कहकर अश्वी एक तरफ हट गई और फ़ोन रिसीव किया। कुछ बातें हुई और उसने फ़ोन रख दिया और निवांशी के फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट में चली गई। थोड़ी देर बाद लिफ्ट आई तो अश्वी लिफ्ट में घुस गई और 29वीं मंजिल का बटन दबा दिया। कुछ ही मिनटों में लिफ्ट 29वीं मंजिल पर रुक गई। लिफ्ट से बाहर आने के बाद अश्वी बाईं ओर मुड़ गई। वहाँ फ्लैट का दरवाज़ा पहले से ही खुला था। अथर्व अंदर हॉल में बैठा था और निवांशी किचन में थी। वह अथर्व के लिए पानी लेने गई थी। अश्वी फ्लैट में आई और अथर्व के साथ हॉल में बैठ गई। तब तक निवांशी भी पानी लेकर हॉल में आ गई। जब उसने अश्वी को अथर्व के पास बैठे देखा तो तुरंत जोर से चिल्लाई, आंसू। निवांशी की चीख सुनकर अश्वी की नज़र उस पर पड़ी तो वह भी उठ खड़ी हुई और उससे लिपट गई। अथर्व बस उन दोनों को देख रहा था। कुछ देर गले मिलने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तुम कैसे हो? निहाल कैसे है? और अंकल आंटी? मज़ा आ रहा है या नहीं? बस मेरी राजधानी एक्सप्रेस, एक साथ कितने सवाल पूछोगी? निवांशी के सवाल सुनकर अश्वी ने उसका मजाक उड़ाया, जिसे सुनकर निवांशी ने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। चलो अब इस तरह मुंह बनाना बंद करो, हर कोई ठीक है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। निवांशी को समझाने के लिए अश्वी ने उसके सारे सवालों का जवाब एक ही वाक्य में दे दिया, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी और चाय लाती हूँ। अश्वी सोफे पर बैठ गई और निवांशी वापस किचन में जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ती अश्वी ने उसे रोक दिया। कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं फ्रेश होना चाहती हूँ, फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। यहाँ आने से पहले ही फ़ोन आ गया था, इसलिए मुझे जाना होगा, इमरजेंसी है। और वैसे भी मैं पहले दिन देर से पहुँचकर अपना पहला इम्प्रेशन ख़राब नहीं करना चाहती। ठीक है, निहाल का फ़ोन आते ही मैंने तुम्हारा बेडरूम सेट कर दिया है, तुम अंदर जाओ और फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारा टिफ़िन भर देती हूँ। निवांशी ने अश्वी की बात समझते हुए कहा। निवांशी ने अश्वी को उसका बेडरूम दिखाया, लेकिन जाने से पहले अश्वी की नज़र सामने सोफे पर बैठे अथर्व पर पड़ी और बोली, अथर्व थोड़ी देर बैठो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर मुझे हॉस्पिटल छोड़ देना। इतना कहकर अश्वी अथर्व का जवाब सुनने के लिए खड़ी भी नहीं हुई और अपने बेडरूम में चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि अथर्व उसे जवाब देते समय भाभी ज़रूर कहेगा और इस समय अश्वी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके और अध्यांश के रिश्ते के बारे में किसी को पता चले, खासकर उसके करीबी लोगों को। जैसे ही अश्वी बेडरूम में गई, निवांशी भी टिफ़िन पैक करने के लिए किचन में चली गई। उसे नहीं पता था कि अश्वी आज उसके फ्लैट में शिफ्ट होने वाली है, इसलिए उसने सिर्फ अपने लिए लंच बनाया था, लेकिन उसने अश्वी के टिफ़िन में भर दिया, यह सोचकर कि उसके पास अभी भी ऑफिस जाने का समय है। वह अश्वी के जाने के बाद फिर से अपने लिए बना लेगी। 5 मिनट पूरे होने से पहले ही अश्वी फ्रेश होकर वापस हॉल में आ गई। वह अपना स्टेथोस्कोप और एक हैंडबैग ले जा रही थी। निवांशी ने पहले ही
टिफिन बाहर हॉल में लाकर रख दिया था। अस्वी को देखते ही उसने उसे टिफिन दिया और फ्लैट की चाबी भी दे दी, ताकि अगर वो पहले आए और वो घर पर ना हो तो अस्वी को कोई परेशानी ना हो। बाय निवांशी, चलो आजर्व, क्या हम चले? अस्वी ने आजर्व से पूछा। जवाब में आजर्व ने अस्वी के हाथ से लंच बॉक्स और हैंडबैग ले लिया और अस्वी से पहले फ्लैट से बाहर चला गया। अस्वी ने एक बार फिर निवांशी को बाय कहा और वह भी आजर्व के पीछे पीछे बाहर आ गई। लाइफ केयर हॉस्पिटल ग्लोरी रेजिडेंसी से 20 मिनट की पैदल दूरी पर था। आजर्व ने 5 मिनट में कार अस्पताल परिसर में लाकर रोक दी। जब अस्वी कार से बाहर निकली तो उसने सामने अध्यांश को खड़ा देखा। यह देखकर अस्वी ने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। उधर अध्यांश बस उसे देखने में खोया हुआ था। अस्वी को उसने हमेशा इंडियन ड्रेस में ही देखा था। वहीं आज अस्वी ने ब्लैक बैगी पैंट, ऊपर वाइट शर्ट, हाथ में सिंपल घड़ी, पैरों में वाइट स्नीकर्स पहने हुए थे। सिर का सिंदूर बालों से छिपा हुआ था और मंगलसूत्र पर किसी की नज़र न पड़े इसलिए उसने शर्ट पहन रखी थी, इसलिए मंगलसूत्र कॉलर में छिपा हुआ था। आज अस्वी को नए रूप में देखकर अध्यांश की आंखें बड़ी हो गई। अस्वी के पीछे पीछे आजर्व भी कार से बाहर आ गया। वह पिछली सीट से अस्वी का हैंडबैग और लंच बॉक्स लाया और अस्वी को दे दिया और उसकी नज़र अध्यांश पर गई। आजर्व को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अध्यांश उसे यहाँ मिलेगा, क्योंकि वह 2 महीने में एक बार ही हॉस्पिटल आते थे। तो वहाँ अध्यांश को देखकर वह भी चौंक गया। आजर्व, अपनी भाभी को कॉन्फ्रेंस रूम में ले आओ। एक बार जब वह सभी सीनियर डॉक्टरों से मिल ले तो उन्हें उनका कैबिन दिखा देना। अध्यांश उसके करीब आया और कहा कि केवल अस्वी और आजर्व ही सुन सके और वहाँ से चला गया। अध्यांश के जाने के बाद आजर्व अस्वी को कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया, जहाँ अस्पताल के सीनियर डॉक्टर अध्यांश के साथ पहले से ही मौजूद थे। अध्यांश ने पहले ही सभी को सूचित कर दिया था। अध्यांश को अस्पताल में देखकर अस्वी का मूड पहले से ही खराब हो गया था। ऊपर से उसे यह भी डर सता रहा था कि कहीं अध्यांश उसे यहाँ हॉस्पिटल में अपनी पत्नी मिसेज अस्वी अध्यांश सिंह राजवंश कहकर न इंट्रोड्यूस करवा दे। आजर्व अस्वी के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में आया तो अध्यांश ने सभी को बैठने के लिए कहा। अध्यांश ने आजर्व की ओर देखा और इशारा किया, जिसे देखकर उसने अस्वी को अपने बगल वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। अस्वी को समझ आ गया कि ये सब अध्यांश के कहने पर हो रहा है। उसे उस पर और भी गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा करने के लिए न तो जगह सही था और न ही समय, और इसलिए अस्वी ने अपना गुस्सा मन में ही दबा लिया। लेकिन उसने अध्यांश को गुस्से से घूरा जरूर। हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, शिमला आरोग्यम अस्पताल ने हमारे अस्पताल के साथ कोलैब किया है और इस कोलैब के तहत वहाँ से एक डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में शामिल होगा, जबकि हमारे हॉस्पिटल से एक डॉक्टर 6 महीने के लिए वहाँ जाएगा। तो उस कोलैब के अनुसार वहाँ की एक कैंसर सर्जन 6 महीने के लिए हमारे साथ जुड़ गई है। तो मिलिए डॉक्टर अस्वी से। इससे पहले कि अध्यांश आगे कुछ कह पाता, सभी को एक आवाज़ सुनाई दी, रहना। इससे पहले कि अध्यांश उसकी असली पहचान सबको बता पाता, अस्वी बोल पड़ी। अस्वी का अचानक अध्यांश को ऐसे बीच में रोकना वहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि अध्यांश सिंह राजवंश दुनिया के लिए बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। किसी को भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जब अस्वी ने ऐसे ही बोल दिया और इसलिए अब सभी को अध्यांश से डर लगने लगा। उस वक्त सभी के मन में एक ही बात थी कि अब अध्यांश अस्वी को क्या सजा देगा। क्या अस्वी का पहला दिन उसका आखिरी दिन होगा? लेकिन सबकी सोच के उलट अध्यांश ने कुछ नहीं कहा। इतना ही नहीं, सामने देखकर उसने स्माइल दी। अध्यांश को इस तरह मुस्कुराते हुए देखना वहाँ मौजूद सभी डॉक्टरों के लिए हैरान कर देने वाला था। अध्यांश को ऐसे रूप में देखने पर मानो सभी ने दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। जैसे ही अध्यांश की गुस्से भरी नज़र उन सब पर पड़ी तो सभी ने मुंह फेर लिया। डॉक्टर अस्वी रैना, डॉक्टर रैना 6 महीने तक हमारे हॉस्पिटल में रहकर हमारे कैंसर विभाग की प्रभारी होंगी। मुझे उम्मीद है कि उन्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। सिचुएशन को संभालते हुए अध्यांश ने अपनी बात खत्म की। सभी ने सिर हिलाया और अध्यांश की बात से सहमति जताई। अध्यांश ने आजर्व की ओर देखा और उसे कुछ इशारा किया
और तुरंत चला गया। अध्यांश के जाने के बाद आजर्व ने अस्वी को वहाँ मौजूद सभी सीनियर डॉक्टरों से मिलवाया और अस्वी को उसका कैबिन दिखाने के लिए उसके साथ वहाँ से निकल गया। अस्वी का कैबिन हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर था। कैंसर डिपार्टमेंट भी उसी फ्लोर पर था और इसलिए अस्वी का कैबिन भी उसी फ्लोर पर बनाया गया था, वो भी सिर्फ 5 दिन में। अध्यांश ने अस्वी की पसंद को ध्यान में रखते हुए कैबिन बनवाया था। आज अस्वी का अस्पताल में पहला दिन था, इसलिए अध्यांश ने अस्वी को ज़्यादा काम का बोझ नहीं दिया। उसने आजर्व को भी आज हॉस्पिटल में ही रखा। वह खुद भी लंच तक हॉस्पिटल में ही रुका रहा। लंच टाइम के बाद अध्यांश ऑफिस जाने की बजाय सीधे अस्वी मेंशन चला गया। अस्वी मेंशन पहुंचने पर अध्यांश सीधे अपने स्टडी रूम में गया और कमरा अंदर से बंद कर लिया। उदय किसी काम से शहर से बाहर गया था और आजर्व अस्वी के साथ हॉस्पिटल में था। दोपहर होने के कारण न तो राघव अन्ना और न ही नायडू अन्ना को पता था कि अध्यांश घर आया है। अध्यांश ने किसी को पता नहीं चलने दिया, लेकिन कहीं न कहीं अस्वी की बातों और उसकी परेशानियों का असर उस पर भी हुआ था। उसने इसे अस्वी के सामने भी दिखाया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अस्वी की बातों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था और उसका दर्द और तकलीफ कोई देख न ले, इसलिए उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। अस्वी पूरा दिन पेशेंट और कलीग डॉक्टरों के साथ हॉस्पिटल में बिताया। अस्वी ने अपने अच्छे स्वभाव से हॉस्पिटल के स्टाफ पर अच्छी इम्प्रेशन पड़ा और एक ही दिन में सभी के साथ अच्छा संबंध बना लिया। जैसे ही घर जाने का समय हुआ तो आजर्व ने अस्वी को ग्लोरी रेजिडेंसी के पास छोड़ दिया और खुद अस्वी मेंशन चला गया। उधर अस्वी के हॉस्पिटल जाने के बाद निवांशी ने भी अपना लंच तैयार किया और ऑफिस चली गई। उसने पूरा दिन सामान्य तरीके से गुजारा। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त गार्ड ने आकर बताया कि सर उसे अपने कैबिन में बुला रहे हैं। निवांशी एक आर्किटेक्चर थी। निवांशी जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसे पूरा किया, फाइल बंद की, दराज में रखी और बॉस के कैबिन में जाने के लिए निकल पड़ी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? जैसे ही वो कैबिन के सामने पहुँचा, निवांशी ने डोर नॉक करते हुए पूछा। कम इन। उसे कैबिन के अंदर से तेज आवाज़ सुनाई दी। निवांशी ने दरवाज़ा खोला और कैबिन के अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही निवांशी ने दरवाज़ा खोला, किसी ने उसका हाथ खींचकर दरवाजे के बगल वाली दीवार पर रख दिया और इससे पहले कि निवांशी को कुछ समझ आता, सामने वाले व्यक्ति ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। इसी बीच आजर्व अस्वी को ग्लोरी रेजिडेंसी छोड़कर चला गया। आजर्व के जाने के बाद अस्वी लिफ्ट से 29वीं मंजिल पर निवांशी के फ्लैट पहुंची। निवांशी अभी तक घर नहीं आई थी, इसलिए उसने अपने पास मौजूद चाबी से घर खोला। पहले 3 साल तक निहाल के घर पर और फिर 3 दिन अध्यांश के घर पर रहने के बाद उसे निवांशी का फ्लैट सूना लग रहा था। निहाल के घर पर निहाल खुद और उसके माँ पापा उसके साथ थे, तो अध्यांश के घर में भी अध्यांश के साथ नायडू अन्ना, राघव अन्ना, आजर्व और उदय भी थे। इसलिए वहाँ भी उसे 3 दिनों में कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, लेकिन यह फ्लैट खाने को दौड़ने जैसा महसूस हुआ। लेकिन अस्वी ने एक गहरी सांस ली और अपने बेडरूम में चली गई, यह सोचते हुए कि अब 6 महीने यहीं रहना है और इस तरह अकेले रहना उसकी नियति है। अस्वी बेडरूम में जाकर फ्रेश हुई और वापस हॉल में आकर बैठ गई। अस्वी ने मोबाइल ले लिया, लेकिन 5 मिनट में ही मोबाइल फ़ोन से भी बोर हो गई, तो मोबाइल फ़ोन बंद करके रख दिया। रात का खाना बनाना था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था कि किचन में कहाँ क्या रखा है। तभी अस्वी बोर हो गई और निवांशी का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही आजर्व घर पहुंचा, उसने अध्यांश को फ़ोन करके बताना चाहा कि अस्वी का आज का दिन कैसा था, लेकिन अध्यांश का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। इसलिए उसने उदय को यह पता लगाने के लिए कॉल किया कि अध्यांश कहाँ है। उदय ने कहा उसे भी अध्यांश के बारे में कुछ नहीं पता। आजर्व ने नायडू अन्ना और राघव अन्ना से अध्यांश के बारे में पूछा, लेकिन वहाँ से भी परिणाम शून्य, चूँकि आजर्व को अध्यांश के बारे में किसी से कोई जानकारी नहीं मिली। इसलिए उसे अध्यांश की चिंता होने लगी। अध्यांश घर आया है या नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए आजर्व एक बार पार्किंग में जाकर देखने की सोची कि उसकी कार वहाँ है या नहीं, और पार्किंग की ओर भागा। पार्किंग में अध्यांश की कार देखकर आजर्व को थोड़ी राहत हुई,
लेकिन चिंता अब भी वैसा ही था। अध्यांश का कोई पता नहीं था। अजर्व ने एक बार अध्यांश के बेडरूम में जाने की सोची और वह तेजी से भागकर अध्यांश के बेडरूम में गया, लेकिन बेडरूम में भी वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अध्यांश को ढूंढने की टेंशन में अजर्व के दिमाग में आया ही नहीं कि अध्यांश स्टडी रूम में भी हो सकता है। अजर्व ने आखिरी में एक नंबर पर कॉल किया क्योंकि अध्यांश कहीं नहीं मिला। 2-3 रिंग के बाद सामने से कॉल रिसीव किया तो अजर्व ने सामने वाले को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही बोल दिया, सर हो सके तो आप यहाँ आ जाइए। इतना कहकर अजर्व ने एक पल भी इंतजार किए बिना फ़ोन रख दिया। अजर्व ने फ़ोन रख दिया। उसी समय उदय भी अपना काम खत्म करके घर लौट आया। आते ही उसने अजर्व को देखकर उससे अध्यांश के बारे में पूछा। जवाब में अजर्व ने निराशा में अपना सिर हिला दिया। क्या भाभी से पूछे? शायद सर ने उन्हें कुछ बताया हो या सर उनके साथ हो। उदय ने कुछ सोचते हुए अजर्व से कहा, पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं खुद भाभी को छोड़ने गया था और सर दोपहर के बाद से कहीं नज़र नहीं आए, ना ही उनका फ़ोन आया। इतना ही नहीं, उनकी कार भी बाहर खड़ी है। साइबर टीम से मोबाइल की आखिरी लोकेशन घर पर ही मिली है। अजर्व ने उदय को सब बताया। अजर्व की बातें सुनकर उदय के मन में कुछ कौंधा और वह वहाँ से भाग गया और सीढ़ियों से चढ़ने लगा। उसे इतनी जल्दी भागते देख अजर्व को थोड़ा अजीब लगा तो वह भी दौड़कर उदय के पीछे पीछे चला गया। उदय स्टडी रूम में आया और कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन कमरा अंदर से बंद होने के कारण दरवाज़ा नहीं खुला तो उदय को यकीन हो गया कि उसका बॉस यही स्टडी रूम में है। उदय के पीछे पीछे अजर्व भी चला गया। तो जब वह भी स्टडी रूम के पास आया तो उदय तुरंत उसकी ओर मुड़ा और बोला, सर स्टडी रूम के अंदर है। इतना कहकर अजर्व ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही थी। उसी समय एक फॉर्च्यूनर घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसमें से एक लड़का और एक लड़की निकले और घर के अंदर आ गए। हॉल में आते ही वो लड़का चिल्लाया, अजर्व। अपना नाम सुनकर अजर्व को एहसास हुआ कि जिन दोनों को उसने बुलाया था वो आ गए हैं। जब उदय ने अजर्व को सवालिया नज़र से देखा तो अजर्व ने उसके मन में चल रहे सवाल को समझते हुए समझाया, मुझे सर की चिंता हो रही थी इसलिए मैंने उन दोनों को बुलाया। सबसे पहले मेरे मन में भाभी का ही ख्याल आया, लेकिन फिर मैंने सोचा भाभी नहीं मानेगी क्योंकि कल ही दोनों का इतना बड़ा झगड़ा हुआ था और अगर भाभी के बाद कोई है जो सर को मना सकता है तो वो ये दोनों हैं। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। दोनों स्टडी रूम के सामने से निकलकर नीचे हॉल में आ गए जहाँ 2 अजनबी सामने खड़े थे। नायडू अन्ना, आज 2 और लोगों के लिए रात का खाना बनाइएगा। हॉल में आकर उदय ने नायडू अन्ना को कहा। उसके बाद अजर्व और उदय बिना कुछ बोले उन दोनों का हाथ पकड़कर स्टडी रूम में ले आया और उन दोनों को वहीं छोड़कर अजर्व और उदय चले गए। उस लड़की के पास पहले से ही स्टडी रूम की एक्स्ट्रा चाबी थी, इसलिए उसने उस चाबी से स्टडी रूम का लॉक खोला। लॉक खोलकर दोनों अंदर आए तो स्टडी रूम का हाल देखकर दंग रह गए। पूरा स्टडी रूम रण क्षेत्र बन गया था। सारी चीज़ें ज़मीन पर गिरी थी, मानो जैसे तूफान आया हो। अध्यांश भी नीचे ज़मीन पर था। उसके दोनों हाथ की उंगलियों से खून बह रहा था। उसे कोई होश नहीं था, सिर्फ आंखें खुली थी। अध्यांश की ऐसी हालत देखकर दोनों दौड़कर उसके पास गए और ज़मीन पर बैठ गए। लड़की ने उसका सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। भैया, ये क्या हालत बना ली है आपने? लड़की गुस्से में बोली, लेकिन अध्यांश को तो होश ही नहीं था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब अध्यांश की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो लड़की ने उसके गाल थपथपाए और प्यार से अपना दूसरा हाथ उसके सिर पर फिराया। भाई, आपको क्या हो गया है? आप ऐसे क्यों? प्लीज़, उस लड़की ने फिर अध्यांश से कहा। अपने सिर पर किसी का प्यार भरा स्पर्श महसूस करते ही अध्यांश थोड़ा होश में आया। उसी समय उस लड़की को आवाज़ सुनाई दी, त्रिशी, सब खत्म हो गया। वह मुझसे नफरत करती है, अब वह कभी वापस नहीं आएगी। उसने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। सब कुछ खत्म हो गया त्रिशी, सब खत्म हो गया। मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके मन में जो आया वह बोलने लगा। अध्यांश की बात सुनकर उन दोनों को भी पता चल गया कि अध्यांश किसी और के बारे में नहीं बल्कि भाभी
यानी अस्वी के बारे में बात कर रहे हैं। वह लड़की अध्यांश की बहन त्रिशिका राजवंश है। 22 साल की एक दुबली पतली लड़की, गोरा रंग, गोल चेहरा, तिरछी आंखें, गुलाबी होठ। त्रिशिका के साथ आया लड़का अंगद सिंह राजवंश था। 25 साल उम्र, गहरी भूरी आंखें। भैया क्या हुआ? और भाभी? क्या भाभी यहाँ आई थी? क्या आप उनसे मिले थे? वो अब कहाँ हैं? और आप कैसे कह सकते हैं कि भाभी आपसे नफरत करती है? अंगद ने अध्यांश को शांत करते हुए पूछा। उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे नफरत करती है। अध्यांश ने बस एक शब्द में जवाब दिया और फिर चुप हो गया। भैया, मुझे आपके और भाभी के बीच जो कुछ भी हुआ वो सब बताओ, और वो भी साफ शब्दों में। त्रिशिका ने अध्यांश से पूरी बात बताने को कहा, जिसके जवाब में अध्यांश कुछ देर तक वैसे ही बैठे रहा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने भाई बहनों को वह सब कुछ बताया जो उसे बताना था। शिमला में अस्वी से मुलाकात से लेकर उसके घर छोड़ने तक, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत नाराज हुए। इसी बीच शाम को निवांशी ऑफिस से अपने फ्लैट पर आई। आज अस्वी भी थी, इसलिए घर पहले से ही खुला था। निवांशी घर के अंदर आई, अपना हैंडबैग एक तरफ रख दिया और खुद सोफे पर बैठ गई। काम की थकान निवांशी के चेहरे पर साफ झलक रही थी। अस्वी रसोई में गई और उसके लिए पानी लेकर आई और उसे पानी पीने के लिए दिया। निवांशी ने पानी पिया और गिलास अस्वी को लौटा दिया। अस्वी ने जाकर गिलास किचन में रख दिया और वापस आकर निवांशी के साथ सोफे पर बैठ गई। अचानक अस्वी का ध्यान निवांशी के होठों पर गया, जो सूजे हुए थे। अस्वी को अच्छे से पता था कि होठ क्यों सूज जाते हैं, क्योंकि जब अध्यांश ने उसे पहली बार जोर से किस किया था तो उसके होठ भी सूज गए थे। तभी उसे निवांशी पर शक हुआ। मानो अपने शक को विश्वास में बदलने के लिए अस्वी खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, निवांशी, तुम्हारे होठों को क्या हुआ? सूजे हुए क्यों हैं? अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।